रिवीजन करते हैं। कुछ बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। तो देखिए, न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में डीएनए रहता है। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है, यानी कि पौधे की कोशिका भित्ति बनाने में कौन मदद करता है, तो कैल्शियम जो होता है ये पौधे की कोशिका भित्ति बनाने में मदद करता है। निम्नलिखित कोशिकाओं अंगकों में कौन सा एक अर्धपरागम है। अर्धपरागम कहने का मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है, नहीं पूरी तरह से पारदर्शी है, ना पूरी तरह से रोक पाता है। तो कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली ये क्या है, अर्धपरागम है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, यानी कोशिका के बारे में कौन गलत है ये पूछ रहा है। तो कोशिकाओं के आकार अमाप यानी कि माप विशिष्ट कार्यों से संबंधित है, हाँ सही है। कोशिका का जो आकार निर्भर करता है ये कार्य पर निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है, तो उसके कार्य पर निर्भर करता है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, यानी कि कोशिका का आकार बदलते रहता है, तो बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन अपनी क्षमता होता है, निष्पादन की अपनी क्षमता होता है, तो हाँ सही है। सभी देह ऊतकों में ही प्रकार की कोशिका होते हैं, नहीं। सभी अभी कैसा हो सकता है कभी कि सभी जो शरीर है वो एक ही प्रकार की कोशिका से बन सकता है, तो नहीं, ये नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका कौन से होती है, तो माइकोप्लाज्मा होती है। कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है, यानी हैदराबाद में है। कोशिकाओं का जो आणविक जीव केंद्र है ये कहाँ बनाया गया है, तो हैदराबाद में बनाया गया है। कोशिका के जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। तो जीव द्रव में क्या क्या शामिल होता है, देखिए कोशिका द्रव शामिल होता है, केंद्रक द्रव होता है और कोशिकांग होता है, ये जीव द्रव में। यानी जीव द्रव पूछेगा तो किसे किसे शामिल होता है, तो कोशिका द्रव, केंद्रीय द्रव और कोशिकांग शामिल होता है। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो किस में पाया जाता है, तो ओफियोग्लोसिस में पाया जाता है। इसमें लगभग 1260 पाया जाता है, और मनुष्य में तो जानते ही हैं कितना पाया जाता है, 46 पाया जाता है। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है, तो देखिए जो पूरी तरह से डेवलप नहीं न होगा उसी में कोशिका केंद्र नहीं होगा, तो यानी जीवाणु पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए इसमें केंद्रक की अभाव रहता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था कौन, नॉल और रस्का ने किया था। कौन किया था, नॉल और रस्का ने किया था, नॉल और रस्का ने किया था। अंतःप्रजालिका की खोज किसने किया था, पोर्टर ने किया था। अंतःप्रजालिका की खोज किसने किया था, तो पोर्टर ने किया था। गुणसूत्र शब्द प्रदान किसने किया था, तो बोल्डेयर ने किया था। देखिए यहाँ पे से दो क्वेश्चन है, ये गुणसूत्र की खोज किसने किया, तब हो जाएगा हॉफमिस्टर। गुणसूत्र की खोज किसने किया था, तो हॉफमिस्टर हो जाएगा। लेकिन गुणसूत्र को या क्रोमोसोम किसने बोला था, तो बोल्डेयर ने बोला था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि गुणसूत्र शब्द किसने दिया, तो बोल्डेयर दिया, और गुणसूत्र की खोज किसने किया था, तो हॉफमिस्टर ने किया था। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कौन, तो कोशिका झिल्ली देती है। यानी कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है, तो कोशिका झिल्ली देती है। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित और झिल्लीदार और अनियमित नलिकाएं का घना जो जाल होता है उसको क्या कहते हैं, तो अंतःप्रजालिका कहते हैं। क्या कहा जाता है, अंतःप्रजालिका कहा जाता है। प्रोटीन निर्माण के सक्रिय स्थल कौन सा है, तो राइबोसोम। ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो राइबोसोम ही करता है। और राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है, एक चिकनी होता है, एक खुरदरी होता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे। कौन सा कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा में पाया जाता है। देखिए कोशिका भित्ति ये मनुष्य में नहीं पाया जाता है, रितिकाएँ हो गया और लवक हो गए, इस सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। कोशिकीय श्वसन की सक्रिय स्थल कौन सा है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया है। कोशिकीय स्थल की यानी कि कोशिका अपना श्वसन कहाँ करता है, सांस वगैरह कहाँ लेता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया से लेता है। अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं तो जड़ों की कोशिकाओं में। जड़ों की कोशिका में क्या पाया जाता है, तो अवर्णिक लवक पाया जाता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है ना कि इसमें जो अवर्णिक लवक है इसमें पेड़ पौधा का या पादप का खाद्य संग्रह रहता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है
कि किस किस लवक में खाद्य संग्रह होता है, तो अवर्णिक, जो पेड़ पौधा में पाया जाता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार से आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है, तो क्रोमोप्लास्ट करता है। यानी कि फूल हो गया या बीज हो गया, उसमें जैसे कि लाल होता है कितना का, ठीक है, ब्लू होता है, नीला होता है, ठीक है, फूल है सब, तो ये कौन देता है, तो क्रोमोप्लास्ट देता है। कौन सा देता है, क्रोमोप्लास्ट देता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट से होता है। देखिए फूल का और बीज का जो रंग होता है क्रोमोप्लास्ट से होता है, और पत्तियों का जो हरा रंग है ये किससे होता है, क्लोरोप्लास्ट से होता है, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्यों, क्योंकि लाइसोसोम होता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होता है, उसको क्या कहते हैं, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करता है कि जो जीव द्रव है उसको, जो मतलब खराब कोशिका हो जाता है उसको मारने का काम करता है कौन, लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम में क्या होता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है। देखिए पादप कोशिका बोला है, जंतु कोशिका नहीं बोला है। जब पादप कोशिका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, तो कोशिका भित्ति हो जाता है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो राइबोसोम करता है, याद रखना है। ये कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिका अंगक है, यानी कि प्लास्टिड हो गया, इसको लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबसे बड़ा कोशिका अंगक कौन सा हो जाएगा, तो प्लास्टिड या लवक हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होता है। देखिए माइक्रोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर देगा तो सबसे पहले श्वसन का काम कोशिका के माइक्रोकॉन्ड्रिया ही करता है। भोजन का ऑक्सीकरण भी यही करता है, तो इससे क्या हो सकता है, कौन सा कार्य नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण होना बंद हो जाएगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपन्न नहीं होगा, तो जब राइबोसोम नहीं रहेगा तो किसका कार्य नहीं होगा, तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, याद रखना है। जब कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति हो जाएगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करता है, यानी कि जंतु कोशिका और वनस्पति यानी पादप कोशिका में अंतर करता है कौन, सेंट्रियोल करता है। अब समझिए सेंट्रियोल होता है ना, जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, यही अंतर है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, यानी कि सेल को किसने सेल कहा, कोशिका को किसने सेल कहा, तो रॉबर्ट हुक ने बोला था। कब बोला था, तो 1665 में बोला था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, यानी केंद्रक की खोज, तो ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया, ब्राउन ने किया था। डीएनए जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ये पहली बार किसने प्रस्तुत किया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, तो ये बोला था किसने, वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया था। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कहना है, तो हक्सले का कहना है। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कहना है, तो हक्सले का कहना है। किसका, हक्सले का कहना है। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव शब्द का प्रयोग, देखिए यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पे पहले क्या है कि जीव द्रव को भौतिक आधार किसने बोला था, तो हेक्सले ने बोला था। भौतिक आधार मतलब कह सकते इसके बिना कोशिका का या मानव का जीवन या पेड़ पौधा का जीवन नहीं चल सकता है। अब खोज किसने किया, शब्द किसने प्रयोग किया था सबसे पहले, तो पुरकिंजे ने। जीव द्रव को शब्द किसने दिया, जीव द्रव शब्द किसने दिया, तो पुरकिंजे ने दिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित होता है, तो क्या अनुपस्थित होता है, तो जीवाणु नहीं रहता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। क्या क्या रहता है, तो ईस्ट होता है, कवक में माइक्रोकॉन्ड्रिया रहता है, शैवाल में रहता है। यानी कि माइक्रोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ जीवाणु में नहीं रहता है, ईस्ट में रहेगा, कवक में रहेगा, शैवाल में रहेगा क्योंकि जीवाणु बहुत डेवलप नहीं हुआ है कि उसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया डेवलप हो जाएगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन यानी भीतरी दीवार होता है, उसको क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया के भीतरी दीवार को क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टी बोलते हैं।
कोशिका भित्ति होती है तब पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? पारगम्य होती है। और अर्ध पारगम्य क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली होती है। लाइसोसोम का कार्य क्या है? अंतः कोशिकीय पाचन। देखिए लाइसोसोम क्या है ना, ये आत्महत्या की थैली है, इसको कहता है सभी। लेकिन जो कोशिका खराब हो जाता है उसको वहाँ से हटाना, उसको नष्ट करना, ये सब लाइसोसोम का ही कार्य है। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक। क्या है ना कि जंतु कोशिका में क्या नहीं है? तो लवक नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ लवक जो है ये पौधा में पाया जाता है। प्रोग्रैंड सेल डेथ का कोशिकाओं एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एपोटोसिस। क्या कहलाता है? एपोटोसिस। अभी है क्या डेथ? तो कैंसर में अनचाहा कोशिका का बनना, जिसको बाहरी उपकरण की सहायता से अनचाहा कोशिकाओं को मारा जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोला जाता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो देखिए प्रोटीन का संश्लेषण सिर्फ एक चीज़ करता है, ज़्यादातर राइबोसोम ही करता है। तो जो राइबोसोम वाला आंसर है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? यानी कि डीएनए कहाँ कहाँ रहता है? तो देखिए सबसे पहले केंद्रक में रहता है, फिर लवक में रहता है, और फिर बाहरी में अंदर में माइक्रोकॉन्ड्रिया में रहता है। तो ये भी ध्यान रखना है। यानी 3 जगह आपको डीएनए मिल जाएगा। कहाँ कहाँ मिलेगा? केंद्रक में मिलेगा, लवक में मिलेगा और माइक्रोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। और लवक जंतु में तो होता नहीं है, सिर्फ पादप में होता है। गोल्जी काई का प्रमुख कार्य क्या है? तो स्राव करना। ठीक है, क्या करना? स्राव करना। अब देखिए ये बायोलॉजी था थोड़ा आज का जो होमवर्क सीरीज में। अब देखिए ये है फिजिक्स। फिजिक्स में भी 10-20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या होता है? तो तय की गई दूरी से कम हो सकता है। देखिए विस्थापन क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि ये लड़का है, ए से जाना है आपको सी तक के, बी को होते हुए। तो ये मान लेते हैं कि आपको हो जाएगा कितना? 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है। ठीक है, तो जाने में कितना समय लग जाएगा? ए से निकले बी की ओर, पहले 4 किलोमीटर गए, फिर बी से निकले सी की ओर, और टोटल कितना लगा? 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर है ना, ये दूरी है। विस्थापन क्या कहता है कि जो सबसे न्यूनतम दूरी हो सकता है उसी को विस्थापन कहता है। देखिए तो सबसे न्यूनतम दूरी तो यही होगा जो ऊपर में दे रहे हैं, ए से सी तक। ए से सी तक ही कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि तय कई दूरी से कम हो सकता है विस्थापन। देखिए तय कई दूरी 7 था, लेकिन विस्थापन कितना है? 5, यानी 2 किलोमीटर कम गया। तो विस्थापन हमेशा दूरी से कम होता है, ये ध्यान रखना है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है तो वस्तु क्या होगा? वस्तु एक समान चाल से चल रही है। कहने का मतलब क्या है ना कि वस्तु क्या है कि जैसे देखते होंगे कि चाल, अगर मान लेते हैं कि चाल है 10 मीटर पर सेकंड, हमेशा रखिए 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या रहेगा? एक ही चाल में चलेगा, न तेज होगा, न ऊपर होगा, न नीचे होगा, सिर्फ ऐसे सदम समान चलते रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट है अदिश राशि किसको कहते हैं? ठीक है, अदिश राशि इसमें कौन है? तो चाल है। देखिए इसका एक ट्रिक है कि जिसमें ब आता है ना, मेरे हिसाब से है, अब एग्ज़ाम में ट्रिक ही ज़्यादातर ये सब याद करने पे काम आ जाता है, कि जिसमें ब आता है वो सब सदिश राशि है। कुछ को छोड़ करके वो बता देंगे अपवाद में क्या है। जिसमें ब आता है, जैसे वेग में ब आ गया, त्वरण में ब आ गया, विस्थापन में ब आ गया, तो ये सब सदिश राशि है। और जिसमें ब का नहीं आता है, ब नहीं आता है, जैसे चाल हो गया, ये सब अदिश राशि है। वेग, विस्थापन तथा समय का संबंध क्या है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ये सिंपल सूत्र है, फार्मूला पूछ दिया है। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग क्या होगा? तो औसत क्या होगा? अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बटा 2 हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यदि कोई वस्तु, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, यदि कोई वस्तु पटना से रांची जाता है अब पुनः रांची से पटना आ जाता है तो व्यक्ति के विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये है पटना, ठीक है, ये है रांची, यहाँ से पहले गया यहाँ, ठीक है, अब फिर यहाँ से चला जाए यहाँ, तो दूरी बचा कहाँ? ये तो जहाँ था वहीं चला जाए तो विस्थापन हो गया, यानी कि 0 हो गया। यही दूरी कहता है कि दूरी कितना आया, तो यहाँ से पहले यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, तो इसको पूरा टोटल क्या करते हैं? दूरी में काउंट करते हैं हम लोग।
आगे देखिए, जब एक गेंद को सीधी ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है, तो गेंद द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। अब देखिए यहाँ से गया, ठीक है, h दूरी पर, अब फिर यहाँ से आया तो यहाँ से आएगा नीचे h ही दूरी, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, यानी h प्लस h हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती रहती है तो उसको क्या कहते हैं, दोलन गति। जैसे आप लोग घड़ी दोलन वाला देखे होंगे, ऐसे जो घड़ी रहता है ये क्या जाते रहता है, इधर जाते रहता है और फिर इधर आते रहता है, तो इसको दोलन गति में काउंट करते हैं। जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए दूरी ग्राफ क्या होगा, एक सरल होगा। जब समान गति से चलेगा, जैसे एक समान गति से चलेगा, जब तक चाल में अंतर नहीं होगा तब तक कोई ग्राफ बनता नहीं है बढ़िया, और चाल में अंतर होगा तब ग्राफ बनेगा, और एक समान से चलेगा तो समतल रेखा हो जाएगा। देखिए 24 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन यानी त्वरण, वही मंदन से गतिमान वस्तु कितने समय बाद रुक जाएगा। तो कितना समय बाद, यानी कि 24 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक चाल है, ठीक है, और त्वरण कितना है 4 है, तो ये लगभग 6 सेकंड बाद क्या होगा, रुक जाएगी गाड़ी। समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग क्या होता है। अगर त्वरण समान है और वस्तु गतिमान तो क्या आ जाएगा, बढ़ता जाएगा। त्वरण हमेशा, जैसे मान लेते हैं 4 है त्वरण, ठीक है, 4 का स्पीड से बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या रहेगा, गति बढ़ता जाएगा। क्या यह संभव है कि विस्थापन शून्य हो और तय की गई दूरी शून्य ना हो। तो हाँ सही है। देखिए विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ से पटना जाएंगे हम, ठीक है, अब पटना से फिर वापस आ जाएंगे तो विस्थापन तो 0 हो गया, लेकिन दूरी क्या हो गया, यहाँ से पटना गए 100 किलोमीटर, पटना से फिर वापस आए 100 किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितना हो गया 200। तो याद रखना है कि विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं होता है। वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं, तो स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, स्पीडोमीटर का। और दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, ठीक है, तो हम बताए थे क्या चीज़, इसमें ब आ जाता है वो क्या रहेगा, सदिश रहेगा, लेकिन अपवाद में, यहीं से देखिए ये अपवाद है, ठीक है, द्रमान हो गया, 1 2 3 2-3 गो और है, ठीक है, जो अपवाद में है जिसमें ब आता है फिर भी वो अदिश राशि है। तो सदिश राशि के लिए क्या बताए थे हम कि जो ब आता है वो सब सदिश राशि है, ठीक है, कुछ अपवाद को छोड़ करके, जैसे इसमें द्रमान है अपवाद। आइए अदिश राशि पे देखते हैं। अदिश राशि कौन है, तो ऊर्जा है, ठीक है, अदिश राशि कौन है, तो ऊर्जा को भी कहते हैं अदिश राशि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सदिश नहीं है। देखिए सदिश नहीं है, कौन सदिश नहीं है, तो हम बताए थे क्या कि ब वाला सब क्या होगा, सदिश होता है। देखिए फिर आ गया विस्थापन, बल, वेग, लेकिन आयतन में ब नहीं आ रहा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अदिश राशि हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि सदिश कौन नहीं है, फिर वही चीज़ है, ब आ गया इन लोग में, आयतन, वही क्वेश्चन रिपीट आ गया। सदिश राशि है कौन है, तो वेग हो जाएगा, जिसमें ब आता है वो सब सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, ठीक है, व्युत्पन्न परिणाम कहने का मतलब क्या है, बता रहे हैं कि दो जो मूल परिमाण है ना उससे मिलकर नहीं बना है, ठीक है, सिर्फ मूल परिमाण है। मतलब व्युत्पन्न में क्या होता है कि जैसे कि 2 मूल परिमाण मिल करके व्युत्पन्न परिमाण बनाता है। जैसे इसका देखिए, इस सिर्फ और सिर्फ क्या है, केजी से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन चाल का मीटर प्रति सेकंड से, आयतन का m3 से, ऐसे करके करते हैं। तो इसमें क्या है कि व्युत्पन्न परिणाम क्या नहीं है, यानी सिर्फ एक परिणाम से बना है। कौन बना है, तो द्रव्यमान बना है। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या होता है, त्वरण में क्या होता है, तो v माइनस यू बटा टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियाँ निकाला जा सकता है। तो देखिए संवेग और वेग से एक ही चीज़ निकलता है, क्या निकाला जा सकता है, तो द्रव्यमान निकाला जा सकता है। जड़त्व का गुण प्रत्येक बिंदु में होता है, ठीक है, चाहे
आप कोई सा भी एक छोटा सा ले लीजिए, बैलून ले लीजिए, एक बड़ा सा जहाज ले लीजिए, सब में जड़त्व का गुण पाया जाता है। हल्का सा रहेगा लेकिन रहता है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, त्वरित मतलब तेज होती है, तो क्या होता है, उसका वेग हमेशा बढ़ते रहता है। देखिए त्वरण का मतलब क्या होता है ना, एक्सीलेटर समझते हैं। जैसे आप लोग गाड़ी चलाइएगा, टू व्हीलर हो गया, थ्री व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया, तो इसमें जैसे त्वरण का मतलब क्या है, एक्सीलेटर है। जैसे जैसे आप एक्सीलेटर दीजिएगा वैसे उसे गति का होता है, बढ़ते रहता है। वही पूछ रहा है कि जब किसी वस्तु में की गति में त्वरित होता है यानी कि एक्सीलेटर दिया जाता है तो क्या होगा, तो उसका वेग हमेशा वृद्धि होते रहेगा। एक्सीलेटर देते रहिएगा, चाल बढ़ते रहेगा। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण और वस्तु द्वारा द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या निकाला जा सकते हैं, वस्तु के त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। VVI है, ठीक है। इसको इस सब क्वेश्चन अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिएगा ऑनलाइन छोड़ करके। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाता है तो क्या होगा, देखिए तो F बराबर क्या होता है, ma होता है, समझ गए। तो बल कितना लगा रहा है, 1 न्यूटन, और m कितना है, 1 kg है, गुने a हो जाएगा यानी कि त्वरण हो जाएगा। तो a बराबर क्या होगा, 1/1 बराबर 1 हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाता है, ठीक है, कोई बाह्य बल लगाता है तब वह बल के दिशा में त्वरित हो जाता है। इस प्रकार के उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं, तो वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। जिधर वस्तु जा रहा ना है उधरे बल लगेगा यानी कि समानुपाती होता है। कोई अचर बल इतना 0.6 kg ग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर पर सेकंड के कारण उत्पन्न करता है तो बल परिणाम क्या होगा। तो देखिए सिंपल बात है, F बराबर ma, F दिया हुआ है 0.6, ठीक है, और नहीं सॉरी F नहीं दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो m 0.6 दिया जाएगा और त्वरण कितना है 0.08, इसको जो कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.48 आ जाएगा। कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु A में 8 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है और दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु B में 5 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो क्या हो जाएगा। तो देखिए 10 ग्राम है और 8 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से जा रहा है तो 80 न्यूटन करेगा बल उत्पन्न, और 20 है और 5 है मीटर प्रति सेकंड से तो 100, यानी कि कौन हो जाएगा, B बड़ा हो जाएगा, A के अपेक्षा B बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, कोई m द्रव्यमान है जिसका वेग v है तो संवेग क्या होगा, तो m भी हो जाता है, क्या हो जाता है, m भी हो जाता है, दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जब वेग आधा होगा तो संवेग भी आधा होगा, वेग दुगना होगा तो संवेग भी दुगना होगा। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है। देखिए तीसरा नियम है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगने होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया काम करता है, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं कि हम दीवार पे धक्का मारे तो दीवार को भी चोट लगता है, जैसे हम लोग को चोट लगता है उसी तरह से दीवार को भी चोट लगता है, लेकिन हम लोग को महसूस होता है क्योंकि हम लोग सजीव जीव जंतु हैं। नेक्स्ट है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है, तो गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्या, तो गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता रहता है। देखिए कोई भी चीज़ तभी रुकेगा जब उसके विरुद्ध कोई कार्य करते रहेगा, अगर उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा तो कभी रुक ही नहीं सकता, वो हमेशा अनंत तक चलते जाएगा। तो जैसे अगर कोई नहीं रोक रहा है पृथ्वी पर तो रोकने के लिए उसमें कौन होता है, वायुमंडल होता है, कोई वस्तु को रोकने के लिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है रोकने के लिए। किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है किससे, तो वस्तु के द्रव्यमान से, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर नापा जाता है, तो जो जितना द्रव्यमान रखेगा वो वस्तु उतना ही जड़त्व पैदा करेगा। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और रेलगाड़ी में
किसका जड़त्व अधिक होता है? तो रेलगाड़ी का अधिक होगा, क्योंकि रेलगाड़ी में संवेग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि रेलगाड़ी में क्या है, द्रव्यमान इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जड़त्व ज़्यादा होगा। देखिए, अब आते हैं केमिस्ट्री पे। धातु तथा अधातु प्रकार के तत्व हैं, तो तत्व के हैं। ठीक है, धातु और अधातु प्रकार हैं, तो किसका है? तत्व के दो प्रकार हैं। कौन कौन? धातु एंड अधातु। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो जल है। जल दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और निश्चित अनुपात में बना है। यौगिक का मतलब होता है निश्चित अनुपात, H2O। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जल एक यौगिक है। वायु एक मिश्रण है। बिल्कुल सही बात है, यौगिक नहीं है, क्योंकि वायु का अनुपात फिक्स नहीं है। वो हम लोग हम जैसे कि रट लें कि वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है 78%, 21% ऑक्सीजन होता है। इस सब जगह मौजूद ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कहीं पे नाइट्रोजन 80% हो, 18% ऑक्सीजन हो वायुमंडल में, कि पूरे वायुमंडल की बात कर रहा है। तो इसीलिए वायु को एक मिश्रण की श्रेणी में रखा गया है। खड़िया यानी कि CaCO3 क्या है? तो एक यौगिक है, निश्चित रहता है। निश्चित अनुपात में जो भी मिलाया जाएगा वो सब क्या होगा? यौगिक होगा। तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो सभी ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? तो हीरा एक तत्व है। हीरा सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो कार्बन से बना हुआ है। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो जल है, H2O है। निम्नलिखित में कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो वायु। वायु एक क्या है? मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? अब यौगिक के बारे में कौन सही नहीं है? देखिए, यौगिकों में पदार्थ की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता नहीं। देखिए, इसमें यौगिक तभी कहलाएगा जब निश्चित हो। जैसे हाइड्रोजन का, जल एक यौगिक है, तो हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर के ही जल बना सकता है। तो निश्चित है, जहाँ पे हाइड्रोजन 2 को मिल जाएगा, ऑक्सीजन 1 को मिल जाएगा, जल बन जाएगा। यौगिक के अवयवों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही अलग कर सकते हैं। तो सही है। तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर यौगिक बनाते हैं। तो ये भी सही है। यौगिकों के गुण धर्म उसके अवयवों के गुण धर्म से सर्वथा भिन्न होते हैं। तो ये भी सही है। कोयला क्या है? तो एक तत्व है। ठीक है, कोयला किसका है? तो कार्बन का एक तत्व है। चलिए आगे देखते हैं। पीतल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु क्या होते हैं? तो मिश्रण होता है। इसको पीतल में या कांसा में हम लोग फिक्स नहीं मिलाते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं रहता है। जैसे पीतल में क्या रहता है? तो इसमें तांबा और जिंक मिलाया जाता है। निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है, यानी निश्चित अनुपात पे है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3 होता है। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधन जुड़े होते हैं जो दो भिन्न भिन्न तत्वों से बना होता है। इसमें रासायनिक विधियों द्वारा 2 सरल पदार्थों में जोड़े जाते हैं। तो सही है, निश्चित अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं। तो ये भी सही है, कह नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यौगिक के बारे में पूछ रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। हाँ, ये पूछता कि जल के बारे में कौन सा है, तो सब सही हो जाता। ठोस, द्रव, गैस तीनों में होते हैं, हाइड्रोजन सब हो जाता, लेकिन यौगिक के बारे में यहाँ पूछा है। बारूद क्या है? तो एक मिश्रण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है तो वह क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। पदार्थ को उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है तो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। जैसे एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि दूध से दही बन जाना, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसको फिर दही से हम दूध नहीं बना सकते हैं। तो भौतिक प्रक्रिया को समझने का यही अंदाज फार्मूला है क्या, कि भौतिक प्रक्रिया वो होता है जो एक बार कन्वर्ट होने के बाद उसी चीज़ में दोबारा बन जाए। जैसे पानी से हम बना दिए बर्फ़, ठीक है, अब बर्फ़ को फिर पिघला के पानी बना सकते हैं, इसको कहते हैं भौतिक घटना। लेकिन रासायनिक घटना क्या हो सकता है कि जैसे दूध को हम बना दिए दही, अब दही से दूध नहीं बन सकता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रासायनिक घटना बोलेंगे या रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। निम्नलिखित में कौन एक विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण क्या है? जिसमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, जैसे दूध,
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो फेरस सल्फाइड है। क्या है? फेरस सल्फाइड है, एक यौगिक है। देखिए लोहा एक तत्व है, आयोडीन भी तत्व है, पीतल एक यौगिक है। पीतल यौगिक है लेकिन कैसा है? एक तत्व जैसा यौगिक है। ऐसे ये भी यौगिक में हो सकता है लेकिन ज़्यादातर आंसर क्या हो सकता है? फेरस सल्फाइड। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? देखिए पारा एक ही तत्व से बना हुआ तो शुद्ध है, बर्फ़ है पानी से बना हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध है। लेकिन मिश्र दूध है ना, ये क्या होता है? अशुद्ध है। ये मिश्रित है या मिश्रण है, इसको कह सकते हैं। दूध में फिक्स नहीं है, जैसे बसा हो सकता है, किसी दूध में ज़्यादा हो, किसी में कम हो, किसी में कुछ और ज़्यादा हो कुछ कम हो। तो इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिश्रण बोलेंगे या शुद्ध दूध नहीं, या अशुद्ध नहीं बोले, अशुद्ध बोलेंगे। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो ग्लूकोज है, शुद्ध पदार्थ है। इसका फार्मूला C6H12O6 है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है? तो पीतल एक यौगिक नहीं है। ये क्या है? मिश्रण है, याद रखिएगा। हाँ देखिए पीतल जो यहाँ पे था ना, ये मिश्रण था जी, गलती से यौगिक बोल रहे थे, मिश्रण है। विरंजक चूर्ण है, एक यौगिक है, फिक्स है इसका। तो विरंजक चूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। चलिए ये था कुछ रिवीजन में, तो सोचे कि रिकॉर्ड करके डाल दे, ऐसे ठीक रहता है। आप लोग अगर अच्छा लगे तो देखिएगा।